बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। आज हम इसका चैप्टर 3 में कॉस्ट बिहेवियर हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। मैं उबैदुल्लाह हूँ। चलिए ये शुरू करते हैं। अहम बात यह है कि जितने भी कॉस्ट होते हैं सब एक तरह का बिहेवियर नहीं रखते हैं। और जैसे अगर आप देख लें लेबर कॉस्ट को देख लें, मशीन आवर्स को देख लें, तो वो जितना आपकी कंपनी में एक्टिविटी बढ़ती है तो वो साथ बढ़ते हैं। जिस तरह अगर आपके कंपनी में पहले 100 प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे थे, अब 105 110 हो रहे हैं, तो लेबर आवर मशीन आवर उसके मुताबिक बदलते हैं। लेकिन बात दूसरी कॉस्ट है तो वो ये वॉल्यूम बदलने से, एक्टिविटी के बढ़ने कम होने से उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कॉस्ट के इस बिहेवियर को समझना है कई वजूहात से। एक तो है ब्रेक इवन एनालिसिस, या इसको कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी कहते हैं, उसके लिए समझना ज़रूरी है। इसके अलावा इसकी ज़रूरत है फॉर शॉर्ट टर्म डिसीजंस। कुछ ज़रूरी शॉर्ट टर्म डिसीजंस हैं, जैसे मेक और बाय डिसीजन। इस प्रोडक्ट को हम खुद बना लें कि बाहर से ख़रीद लें, और ये कि एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ अ स्पेशल ऑर्डर। कोई स्पेशल ऑर्डर मिल रहा है और उसको एक्सेप्ट कर लें कि रिजेक्ट कर लें। इसी तरह इसकी अहमियत है मैनेजरल परफॉर्मेंस देखने के लिए बाय मीन ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ये इनकम स्टेटमेंट के लिए हमारा बिल्कुल अलग अप्रोच है। इंशाल्लाह इस प्रेजेंटेशन के एंड में बात करेंगे। इसके अलावा ये चीज़ हमें चाहिए होती है फ्लेक्सिबल बजटिंग के लिए भी। तो कॉस्ट बिहेवियर के हमारे पास कई पॉइंट ऑफ व्यू से अहमियत है। चलिए आगे जाते हैं। तो अब बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट की कितनी किस्में हैं? हमारे पास है वेरिएबल कॉस्ट, फिर है फिक्स्ड कॉस्ट, और फिर है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कौन सा है? तो वो तमाम कॉस्ट जो लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ, अगर वो लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ता है तो ये उसके मुताबिक चेंज होता रहता है, बढ़ जाता है। अगर वो कम हो जाती है, कम हो जाता है। जैसे कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल हो गया, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर हो गया, सेल्स की कमीशन हो गई, गैसोलीन एक्सपेंसेस हो गई। आमतौर पे इनके साथ ये होता है कि ये एक्टिविटी बढ़ जाए तो ये बढ़ जाता है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई। फिक्स कॉस्ट ऐसे होते हैं कि उनका एक्टिविटी या वॉल्यूम से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। जैसे किराया, जो आप फैक्ट्री का किराया दे रहे, जो प्रॉपर्टी टैक्सेस दे रहे या इंश्योरेंस जो आप दे रहे हैं। अब आप देख लें, अगर आप फैक्ट्री को बंद भी रखें, उसमें कोई भी काम ना करें, तो किराया तो उस जगह का फिर भी देना। तो ये इनका जो है ना एक्टिविटी से ताल्लुक नहीं होता। अलबत्ता याद रखें कि जो फिक्स कॉस्ट की हम बात करते हैं ये एक ख़ास वक्त तक के लिए होता है। इन लॉन्ग रन देयर इज़ नो फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है ना। लॉन्ग रन में जब बात होती है तो तरह तरह की जो कॉस्ट है, हर तरह के जो कॉस्ट हैं, खुदा करे जो एक वक्त जिनको हम फिक्स समझ रहे थे वो भी बदलने लगते हैं। और कुछ कॉस्ट इस वजह से फिक्स होते हैं कि उनकी हमने मैनेजमेंट ने कमिटमेंट किया रखी है। जैसे रेंट है, डिप्रिसिएशन है, ख़ासतौर पर स्ट्रेट लाइन मेथड पे जो डिप्रिसिएशन होती है, इंश्योरेंस है, एग्जेक्टिव सैलरीज है। तो एग्जेक्टिव की सैलरी है, मैनेजमेंट की कमिटमेंट है। तो ये कुछ कॉस्ट इस वजह से फिक्स्ड हो जाते हैं कि वो मैनेजमेंट की कमिटमेंट है। कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें मैनेजमेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं, और वो चाहता है तो, और उसकी अपनी डिस्क्रिशन होती है, चाहता है तो बदल लेता है और नहीं बदलता तो फिक्स रहता है। ठीक है ना जी। जैसे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस हैं, अगर आप मज़ीद एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग करेंगे तो खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, और ये आपकी डिस्क्रिशन है कि वही रूटीन की एडवर्टाइजिंग करनी है, तो कॉस्ट फिक्स रहेगा।
ट्रेनिंग कॉस्ट है, अगर ट्रेनिंग करेंगे और अगर ज़्यादा बेहतर ट्रेनिंग करेंगे तो बढ़ जाएगा, और वही रूटीन का चलाना है जो कई सालों से चल रहा है, तो ट्रेनिंग कॉस्ट उसी तरह रहेगा। इसी तरह R&D एक्सपेंसेस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। तीसरी किस्म जो है वो हमारे पास है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो इसमें जो है ना, ये ऐसे कॉस्ट हैं जो मिक्स्ड हैं, वो कहें तो फिक्स्ड हैं, कहें तो वेरिएबल हैं। तो इनमें असल में दोनों कंपोनेंट होते हैं। अब बिलफर्ज इसकी आसान मिसाल है सेल्स पर्सन की कंपेंसेशन। तो ये सेल पर्सन को तनख्वाह दी जाती है, उसमें कुछ पोर्शन सैलरी का होता है जो फिक्स्ड होता है, और कुछ कमीशन होता है कि जितने ज़्यादा आइटम बेच दिया तो उसके हिसाब से, तो ज़ाहिर है कि ये तो वेरिएबल है, ठीक है ना। तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट की मिसाल है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर एक डायग्राम है और उसमें आपको कई चीज़ें बताई गई हैं। ये एक्स एक्सेस है और यहाँ पर हमने वॉल्यूम या एक्टिविटी लेवल बताए हुए। तो थोड़े प्रोडक्ट बना रहे हैं, ज़्यादा बना रहे हैं, और ज़्यादा बना रहे हैं, और ज़्यादा बना रहे हैं, तो एक्चुअली इसका ये मतलब है। अगर एक चीज़ फिक्स्ड कॉस्ट है तो वो ऐसे हमवार चलेगा, एक्टिविटी बढ़ेगी तो भी वो इसी तरह रहेगा, ये फिक्स्ड कॉस्ट है। लेकिन एक्टिविटी बढ़ने के साथ साथ जो फंक्शन ऐसे जाए तो वो वेरिएबल कॉस्ट है। और एक्टिविटी ख़त्म होते होते वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, एक्टिविटी ख़त्म होते होते बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, तो वो उसको हम वेरिएबल कॉस्ट है। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो एक्टिविटी के बढ़ने के साथ साथ बढ़ते भी हैं, लेकिन फिर कुछ वक्त तक एक जैसे रहते हैं, फिर बढ़ने लगते हैं, फिर एक जैसे रहते हैं, फिर बढ़ने लगते हैं। और एक है कि अगर एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म कर दें तो वो ख़त्म नहीं होते, वो एक पॉजिटिव वैल्यू उनकी फिर भी रहती है। तो इनको हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, उनको हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। यहाँ एक्स एक्सेस पे मैंने एक्टिविटी शो की है और वहाँ एक्सेस पे मैंने कॉस्ट शो किया हुआ है। अब एक अहम मसला इस चैप्टर में यह है कि अगर आपके पास मिक्स कॉस्ट गिवन है तो उनका फिक्स्ड और वेरिएबल कंपोनेंट हम कैसे अलग करते हैं। तो उसमें एक तो है हमारे पास हाई लो मेथड, जो एक अहम मेथड है जो इस्तेमाल होता है, और एक है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ये बात चीज़ें मैंने मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के अंडर रखी हैं, बाज़ लोग इसको नहीं रखेंगे, लेकिन मैं इनको रखना पसंद करता हूँ। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में असल में लोग जो बात करेंगे ना, तो वो ये आखिरी वाली बात है, ठीक है। ये लोग आमतौर पर मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में ये रखेंगे, लेकिन इससे फ़ायदा, इस तरीके से लिखने से फ़ायदा ये हो जाता है कि वो इन सब को नहीं छोड़ते और ज़्यादा बेहतर इस आखिरी स्टेप को ज़्यादा बेहतर कर लेते हैं। तो इसमें एक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन है और उसमें ख़ास किस्म का ग्राफ बनता है जिसको हम स्कैटर प्लॉट कहते हैं। फिर वो जो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप है, उसको स्टडी करने के लिए कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, तो उसके लिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट किया जाता है। और फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सप्लेन वेरिएशन थ्रू कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। और आखिर में है यूजिंग अप्रोप्रिएट रिग्रेशन टू सेपरेट मिक्स कॉस्ट इनटू इट्स कंपोनेंट्स। तो बहरहाल ये हाइलो मेथड भी ये काम करता है कि फिक्स्ड को और वेरिएबल को अलग कर लेता है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर भी करता है। हालांकि इसमें मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर ज़्यादा पुराना है, लेकिन आसान ये है, इसलिए हम ये पहले पढ़ा रहे हैं। ये मामूली मुश्किल है, मामूली मुश्किल है, लेकिन ये पुराना मेथड है और ज़्यादा पावरफुल है। अच्छा जी, हम जो बात करेंगे, जब हम ये फिक्स्ड और वेरिएबल कंपोनेंट को अलग कर रहे होंगे, तो हम एक ख़ास इक्वेशन को बात करेंगे और वह इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये है दिस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर आप इस तरह के इक्वेशन को जैसे y इक्वल टू 5 प्लस 2.1 x, अगर आप y इक्वल टू 5 प्लस 2.1 x, इसमें a 5 और b को 2.1 लेंगे, अगर आप इस तरह की इक्वेशन बनाएंगे और उसका ग्राफ बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, इसलिए इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन के ग्राफ कहते हैं। आमतौर पे होता यह है कि इस इक्वेशन की मदद से हम फिक्स कंपोनेंट और वेरिएबल कंपोनेंट अलग अलग कर लेते हैं।
इसमें ये एक्स ए कंपोनेंट जो है ये फिक्स्ड है। वजह यह है कि इसका एक्स से ताल्लुक नहीं है, प्रोडक्शन से ताल्लुक नहीं है, इसमें एक्स मौजूद नहीं है। लेकिन ये दूसरा कंपोनेंट ए के साथ प्लस जो हो रहा है बी एक्स, तो इसमें बी तो फिक्स्ड है लेकिन एक्स तो फिक्स नहीं है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट फिक्स नहीं रहेगा। तो बी एक्स टोटल जो है फिक्स नहीं रहेगा और ये वेरिएबल कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये फिक्स कंपोनेंट और ये वेरिएबल कंपोनेंट। तो हाई लो मेथड या मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर दोनों उसकी मदद से हम ये इक्वेशन डेटा को फिट करेंगे। और डेटा को फिट करने से हम मतलब ये लेंगे कि हम उस डेटा के मुताबिक हम ए की वैल्यू क्या ले लें, बी की वैल्यू क्या ले लें कि ये इक्वेशन उस डेटा में बेहतर प्रेडिक्शन कर सके। तो ये मैं हाई लो मेथड भी ए और बी की वैल्यू को कैलकुलेट करने का तरीका बताता है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर भी ए और बी के कैलकुलेशन का तरीका बताता है। लेकिन एक बात है कि हाई लो मेथड सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही काम करता है, इसी स्ट्रेट लाइन में। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर स्ट्रेट लाइन में भी काम करता है लेकिन इसके अलावा कितने सारे कर्व्स के साथ भी काम करता है। जैसे इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो जाती है, एक्सपोनेंशियल हो जाती है, लॉगरिथमिक हो जाती है, सर्कल की इक्वेशन और बहुत सारी इक्वेशंस, एलिप्स की इक्वेशन, उन सब में मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर काम करता है और वो ज्यादा पावरफुल। तो लेकिन बहरहाल हम शुरू सबसे आसान मेथड से करेंगे, हाई लो मेथड से। चले जी आगे बढ़ते हैं। हाई लो मेथड में हम क्या करते हैं कि जो डेटा गिवन हो उसमें हाई पेयर उठा लेते हैं, हाईएस्ट पेयर और लोवेस्ट पेयर। एक्स की लोवेस्ट वैल्यू और उसके मुताबिक वाई की वैल्यू, एक्स की हाईएस्ट वैल्यू और उसके मुताबिक वाई की वैल्यू। ठीक है ना जी। अलबत्ता इसमें हाईएस्ट और लोएस्ट का फैसला किस पे करते हैं, एक्स पे करते हैं कि वाई पे करते हैं? तो जी एक्स पे करते हैं, वाई पे नहीं करते। ठीक है ना जी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे फैसला करते हैं। बहरहाल इसके बाद कंप्यूट द वेरिएबल रेट बाय यूजिंग वेरिएबल रेट बी। ये जो बी है ये वेरिएबल रेट है। इसको आप इस फार्मूले से मालूम करते हैं, वाई का डिफरेंस डिवाइड बाई एक्स का डिफरेंस, इनकी रेशो। तो ये बी की वैल्यू हो जाती है। और फिक्स कॉस्ट पोर्शन जो है ना आप मालूम करते हैं टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो इस तरीके से आप इसको मालूम कर लेते हैं। तो ये हाई लो मेथड है कि इसकी मदद से आप आप इससे यानी स्ट्रेट लाइन डेटा को फिट कैसे करते हैं इसका भी एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इट डिसाइड टू रिलेट टोटल फैक्ट्री ओवरहेड FOH कॉस्ट, जो इसको Y कहा गया है, टू डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, डायरेक्ट लेबर आर्स, ठीक है, जिसको हमने X कहा है। टू डेवलप अ कॉस्ट वॉल्यूम फार्मूला, कॉस्ट वॉल्यूम फार्मूला हम डेवलप करना चाहते हैं इस फॉर्म का, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म का। 12 मंथ्स के ऑब्जर्वेशन हमारे पास हैं, दे आर गिवन इन दिस टेबल। और अब आपने वे सेपरेट करना है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को सेपरेट करना है, सॉल्व बाय हाई लो मेथड। तो वैसे तो इस क्वेश्चन को आप रिग्रेशन से भी कर सकते हैं, मतलब मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो कह रहे हैं कि हाई लो मेथड से कर लें। ये डेटा गिवन है 1 2 3 से लेकर 12 मंथ तक है, जनवरी फरवरी मार्च से दिसंबर तक, और ये डेटा ठीक है ना जी। बाकी ये डेटा एक्स की वैल्यूज और वाई की वैल्यूज और 3 जीरो ओमिट किए गए, यानी ये 9 एक्चुअली 9000 है। ठीक है ना जी, 9000 आर है, और फैक्ट्री ओवरहेड जो है ये $15,000 है। बहरहाल ये तो डेटा गिवन था। अब इसके बाद हाई लो पेयर्स हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे और उसके लिए क्या करेंगे, पहले एक्स के हाई लो देखेंगे। तो एक्स की स्मॉलेस्ट वैल्यू है 7 और हाईएस्ट वैल्यू है 23। तो 23 के सामने 25 वैसे ही उठा लेंगे, 23 25 और 7 के सामने 14 हम उठा लेंगे। ठीक है ना जी। हालांकि हो सकता है कि इधर किसी और जगह पर बिलफर्ज मुमकिन है कि इधर 12 पर जो है ना 30 होता, लेकिन 12 हमने y का हाईएस्ट या स्मॉलेस्ट नहीं देखना, हमें x का हाईएस्ट स्मॉलेस्ट देखकर इनको सेलेक्ट करना और इनका डिफरेंस इधर ही मालूम कर लेते हैं जो इस फार्मूले में हमें चाहिए होगा। तो हाई से लो माइनस कर दिया, यहाँ भी हाई से लो माइनस कर दिया। ठीक है ना जी। तो बहरहाल अब आपने b की वैल्यू मालूम कर ली, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट की इधर से उठा के, और इसको कैलकुलेट किए तो 11/16 आ गया।
ये तो आपके पास b की वैल्यू हो गई। और ये जो इक्वेशन है इसमें अगर आप b की वैल्यू, यही b की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो y इक्वल टू a प्लस 11/16 x होगी। नाउ रिप्लेस x एंड y इन दिस इक्वेशन बाय आइदर लो पेयर और हाई पेयर। यही या 23, 25 या 7, 14 में से कोई पेयर इसमें आप पुट कर लें। ठीक है, बिलफर्ज मैंने 7, 14 पुट किया है, मैंने 7, 14 पुट किया। आप मर्जी ये पुट कर ले, फर्क कुछ नहीं पड़ता। बहरहाल मैंने 7, 14 पुट किया, तो y की जगह मैं 7, 14 पुट करो और x की जगह 7 पुट करो के इस इक्वेशन को दोबारा लिखो तो ये इस तरह होगा 14 इक्वल टू a प्लस 11 इंटू 7/16, और ये इस तरह हो जाएगा a प्लस 77/16। एंड दिस इम्प्लाइज दैट कि a तो इधर रहे और 77/16 उधर चला जाए, तो a इक्वल टू 14 माइनस 77/16, और इसको सॉल्व करें तो 9.1875, और ये a की जगह इधर रिप्लेस करें तो आपके पास फाइनल इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू 9.1875 प्लस 11/16 x। ये मेरे पास इक्वेशन हो गई, ये मेरे पास इक्वेशन हो गई, जो इस हम कहेंगे कि इस डेटा को ये इक्वेशन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स फिट हो गई। ठीक है ना। अब आप चाहे तो ये इक्वेशन इसमें थोड़ी बहुत एस्टिमेशन के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है ना जी। अच्छा जी, estimation of error, estimation and error of estimation। आपको अभी जो आपने इक्वेशन मालूम की ये वाली, अब ये इक्वेशन जो है हम एस्टिमेशन और एरर ऑफ एस्टिमेशन के लिए इस्तेमाल करें। ये देखें, ये x का कॉलम है और ये y का कॉलम है, जो एक्चुअल आपको पहले से गिवन था, वही जो पिछले इसमें गिवन था 15, 20, 14। देखें वही 15, 20, 14, ये वही उधर, बस जस्ट मैंने ज़रा x रो के बजाय कॉलम फॉर्म में लिख लिया है, लेकिन वही एक्चुअल y है और ये एक्चुअल x है। इसके बाद ये वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट किए मैंने, ठीक है ना जी। ये वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट किए, ये असल में ये जो इक्वेशन है इसमें x की वैल्यूज़ हमने पुट की हैं। ठीक है ना, x की वैल्यूज़ हमने पुट की हैं, बिलफर्ज x की वैल्यू आप 9 पुट करेंगे, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 9 पुट करेंगे तो देखिए क्या होता है। चलिए आपको प्रैक्टिकली करके बताते हैं। ये देख लें आप, इस इक्वेशन में x की जगह हम 9 पुट करते हैं। ठीक है ना जी, बड़ा हो जाए। अच्छा जी, x की जगह हम 9 पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 9.1875 प्लस 11 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 16, और ये 15.375 आ गया अगर x की जगह मैं 9 पुट करूँ। और अब आप देखें कि बस अगर इसको याद रखें और देखें, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। ये अब आपको 15.375 देखें नज़र आ गया कि ये कहाँ से आया है। ठीक है, वो जो इक्वेशन थी वहाँ x की जगह 9 पुट किया और 15.3 से और सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई। इस तरीके से ये सारी वैल्यूज मैंने सॉल्व की है। यहाँ पर x की जगह 19 पुट किया, यहाँ x की जगह 11 पुट किया, और ये सारे आ गए बाहर। ये जब मेरे पास एक्चुअल वैल्यूज आ गई हैं और एस्टिमेटेड वैल्यू आ गई तो फिर मैंने इनका एरर कैलकुलेट किया, और एरर कैसे कैलकुलेट किया ये भी देख लें। ठीक है, एक्चुअल से एस्टिमेटेड आप माइनस कर लें। एक्चुअल बिलफर्ज है 15 माइनस एस्टिमेटेड है 15.375, तो जब इस नंबर से ये माइनस करते हैं तो माइनस 0.375 ये एरर आ गया। ये है एरर ऑफ एस्टिमेशन, ये एस्टिमेशन प्रोसेस में एरर है। देखिए एक्चुअली ये वैल्यू यहाँ पर है और हम उसको जो लाइन की मदद से एस्टिमेट कर रहे हैं तो वो कुछ और है, तो इन दोनों के दरमियान जो गलती हो गई है, जो एरर आ गया वो माइनस 0.375, दिस इज एरर ऑफ एस्टिमेशन। और अगर आप इसको स्क्वायर कर लें, इसी एरर का स्क्वायर कर लें, इसका स्क्वायर कर लें, ज़रा देखिए तो ये 146, ये देखिए 141 मैंने राउंड करके 141 लिखा हुआ। तो बहरहाल इस तरीके से ये वैल्यूज आते हैं। ठीक है ना जी। बाकी एरर कॉलम का फुल टोटल करेंगे तो हमारे पास आ रहा है -4.875, और स्क्वायर एरर वाला काम का कॉलम को सम करेंगे तो 61.063 है उसकी वैल्यूज आ गई। ठीक है ना जी। तो ये तो कुछ थोड़े से रिजल्ट हो गए। Here we use the above fitted equation for estimation. Error of estimation is also calculated.
इनफैक्ट एरर स्क्वायर भी हमने कैलकुलेट किया. इट मे बी दैट द सम ऑफ ऑल एरर टर्म इज नॉट जीरो. इस पूरे कॉलम का सम जीरो नहीं. क्या जीरो होना चाहिए? सही बात यह है कि मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से आप करेंगे तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर पे सम ऑफ ऑल एरर हमेशा जीरो. मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर उस पर सम ऑफ ऑल एरर हमेशा जीरो आता है. असल में होता यह है कि अच्छा प्रोसेस वो होगा कि डेटा के ऐसे दरमियान से वो लाइन गुजारे तो कुछ एरर नेगेटिव आए, कुछ पॉजिटिव आए और ऐसे बैलेंस होकर आए कि ओवरऑल इनका सम जीरो हो जाए. तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर ये शर्त पूरी करता है. ये जो मेथड हाई लो मेथड है वो ये काम नहीं कर रहा. आप देख रहे हैं. दिस शोज दैट हाई लो मेथड इज रादर क्रूड वन. ठीक है ना, क्योंकि वो जीरो नहीं आ रहा तो ये जरा ज्यादा अच्छा मेथड नहीं है. अगर आप लीस्ट स्क्वायर से फिटिंग करते तो फिर आपके पास एक तो सम ऑफ एरर जीरो आता और एरर स्क्वायर का जो सम है ना, ये जरा जहन में अपने पास कई कागज वागज पे लिख लें कि एरर स्क्वायर का सम जो है ना 61.063 यहाँ आ रहा है. मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर पे आप देखेंगे आंसर इससे भी कम आएगा और फिर जो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से जो आंसर आएगा उससे कम आप किसी रास्ते से नहीं ला सकते. तो चलें, ये थोड़ा सा बात हो गई हाई लो मेथड की. अब जरा मैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से पहले उसकी कुछ जरूरी रिक्वायरमेंट है. सबसे पहले तो स्कैटर प्लॉट. इसको बेहतर समझाने के लिए मैंने आपको एक वीडियो रेफर कराई है, हाउ टू ड्रॉ स्कैटर प्लॉट, और ये वो यूट्यूब पे इस एड्रेस पर मौजूद है. ठीक है, फॉर फर्दर नेसेसरी डिटेल ऑन स्कैटर प्लॉट. वन थिंग इज क्लियर दैट रिलेशनशिप इज अच्छा. ये ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं तो उसके लिए ये आप वीडियो देखेंगे. वहां पर एग्जैक्टली इसी डेटा का तो ग्राफ नहीं है लेकिन तरीकाकार समझ आ जाएगा. ये ग्राफ जो आपके लिए मैंने ड्रा किया है ये एक्सेल की मदद से ड्रा किया है. ये जो हमारे पास ऊपर डेटा था ये वाला कि एक्स का और वाई का इस डेटा का मैंने जो ग्राफ ड्रा किया है, ठीक है ना जी, वो ये ग्राफ आ गया. ये जो डॉट्स लगे हुए जा और इनके दरमियान ये जो अंदाजन ये एक लाइन गुजरी है, इसको हम कहते हैं लीनियर ट्रेंड लाइन. ये इस डेटा के जनरल डायरेक्शन को शो करता है. इसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं. बहरहाल ये वो लाइन है जो इस डेटा के दरमियान गुजर रहा है और ये इसकी जनरल डायरेक्शन को शो कर रहा है, ट्रेंड को शो कर रहा है. लेकिन अब अगर आप एस्टिमेटेड वैल्यू बताएंगे तो वो इस लाइन पे आएगी, एस्टिमेटेड वैल्यू है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कहीं उससे नीचे पड़ी हुई है, कहीं इससे ऊपर पड़ी हुई है. इस तरह कहीं ना कहीं इसके बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर भी आ गई है. बहरहाल इस तमाम कहानी से ये बात तो क्लियर हो गई कि वन थिंग इज रिलेशनशिप इज नॉट 100%. क्योंकि अगर 100% सही रिलेशनशिप होता तो ये सारे पॉइंट इस लाइन पर आते, कोई ऊपर कोई नीचे, ये कहानी नहीं होती. Now let's now find the strength of this relationship. इतना पता चल गया कि रिलेशनशिप 100% नहीं है तो आंसर भी हमारा 100% नहीं आएगा. स्ट्रेंथ 100% से कम होगा, लेकिन कितना है चले पैमाइश करते हैं. तो एक तो ग्राफ से कुछ कुछ अंदाजा हो जाता है और डेटा के डायरेक्शन का अंदाजा हो जाता है. स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप के लिए हम क्या करते हैं, एक तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन कैलकुलेट करते हैं. Correlation coefficient, this coefficient measures the extent to which two variable vary together. किस हद तक दो वेरिएबल इकट्ठे चेंज होते हैं. अगर एक वेरिएबल x एक y और दोनों इकट्ठे चेंज होते हैं, किस हद तक इकट्ठे चेंज होते हैं. तो ये मेजर करता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट और इस कोरिलेशन कोएफिशिएंट को r से डिनोट करते हैं. ये याद रखें कि इसका आंसर -1 से लेकर +1 तक कुछ भी हो सकता है. कोरिलेशन यूजफुल इन डिटेक्टिंग लीनियर रिलेशनशिप. अलबत्ता ये खराबी है इसमें कि ये भी लीनियर रिलेशनशिप के हद तक तो काम करता है, ज़्यादा कम्प्लेक्स किस्म के शेप्स हों तो उसमें ये बेहतर काम नहीं करता. However, it may give misleading result when the relationship is not linear or spurious in nature. बाकी ये spurious क्या है, तो spurious ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहाँ पर हम दो वेरिएबल के दरमियान हमें रिलेशनशिप नज़र आ रहा होता है लेकिन वो उनकी अपनी वजह से नहीं होता, वो किसी तीसरी वजह से होता है. बिलफर्ज इसकी में एक मिसाल ये है कि अगर x वेरिएबल है द कंजम्पशन ऑफ व्हीट, द हिस्टोरिकल डेटा ऑफ कंजम्पशन ऑफ व्हीट इन अ सिटी.
और y है द हिस्टोरिकल डेटा ऑफ कंजम्पशन ऑफ स्टील इन द सेम सिटी। तो आप आदमी से पूछे कि भाई x और y के दरमियान कोई रिलेशनशिप होगा, तो भाई कंजम्पशन ऑफ वीट का कंजम्पशन स्टील से क्या ताल्लुक है, तो अगला कहेगा कि नहीं ये कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। लेकिन जब अगर आपके पास ये डेटा हो और आप उसका कोरिलेशन मालूम करें तो वो बताता है कि नहीं रिलेशनशिप तो है। तो वो रिलेशनशिप कहाँ से आ गया? वो रिलेशनशिप आपकी स्टडी से बाहर एक और वेरिएबल है और वो है सिटी पॉपुलेशन। होता ही है जब शहर की पॉपुलेशन बढ़ती है तो कंजम्पशन ऑफ वीट और कंजम्पशन ऑफ स्टील दोनों बढ़ जाते हैं। तो हमने चूंकि पॉपुलेशन को कंसिडर नहीं कर रहे, हम समझ रहे कि ये एक दूसरे की वजह से बढ़ रहा है, ये सही नहीं है। इस तरह का रिलेशनशिप जो नजर आ जाए वो स्प्यूरियस होता है। बाकी इसी कोरिलेशन कोएफिशिएंट का अगर हम स्क्वायर ले लें तो उसको हम कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहते हैं। It is computed by taking square of correlation coefficient. It measures the proportion of variation in dependent variable y being explained by the independent variable x. यानी r square, suppose r square की वैल्यू है 0.45, r square की वैल्यू है 0.45 या दूसरा 45%। तो ये असल में बता रहा है कि वेरिएबल y में 45% वेरिएशन x की वजह से है, बाकी किसी और वजह से। वेरिएबल y में 45% वेरिएशन x की वजह से है, बाकी किसी और वजह से। बिलफर्ज r स्क्वायर की वैल्यू हो गई 0.75, तो हम कहेंगे कि वेरिएबल में y में होने वाली 75% वेरिएशन जो है वो x की वजह से, बाकी किसी और वजह से। बाकी r की और r स्क्वायर की कैलकुलेशन किस तरह करते हैं तो उसके लिए ये एक वीडियो है, लिंक यहाँ गिवन है, वो आप देखेंगे इंशाल्लाह। आगे जाते हैं। अब आते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर पर। तो लीस्ट स्क्वायर इज एन ओल्ड बट स्टिल द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कर्व फिटिंग। ये जो आप डेटा से इक्वेशन बना देते हैं इसको हम कर्व फिटिंग कहते हैं, और लीस्ट स्क्वायर इसका सबसे पुराना तरीका है। चले पहले वापस जाके फिर आता हूँ। ये जो डेटा गिवन हो और उससे आप ये इक्वेशन बना देते हैं इसको कर्व फिटिंग कहते हैं। डेटा से इक्वेशन बनाना इसको हम कर्व फिटिंग कहते हैं, ठीक है। और लीस्ट स्क्वायर इसका सबसे पुराना तरीका है। इट इज नॉट लिमिटेड टू स्ट्रेट, और मजे की बात ये कि ज्यादा पावरफुल भी है। ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन तक बात नहीं है, इसकी मदद से आप कई एक और कर्व जो है ना, मैथमेटिकल कर्व डेटा को फिट कर सकते हैं। बाकी लीस्ट स्क्वायर लाइन डेटा के से दरमियान से इस तरीके से गुजरता है कि सम ऑफ एरर हमेशा 0 आता है। और दूसरी बात ये कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर जो है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर बिकम मिनिमम विद लीस्ट स्क्वायर मेथड, यानी दैट इज समेशन एरर स्क्वायर इज मिनिमम। और आपने जो हाई लो मेथड है या और तरीकों से अगर आप ये चीज़ें कर्व हासिल करेंगे या कर्व फिट करेंगे तो उनमें ये खूबियाँ नहीं होंगी, ठीक है ना जी। अब स्ट्रेट लाइन को गिवन डेटा को लीस्ट स्क्वायर मेथड पे कैसे फिट करते हैं उसके लिए आप ये वीडियो देखेंगे, यहाँ पर आपको डिटेल मौजूद है। असल में मैं कुछ दिनों से ये काम कर रहा हूँ कि थ्योरी पोर्शन को अलग रख रहा हूँ और डिटेल में क्वेश्चन सॉल्विंग के पोर्शन को अलग रख रहा हूँ। तो होता ही है कि थ्योरी पोर्शन स्टूडेंट को एक आध दफ़ा में याद हो जाता है, लेकिन डिटेल क्वेश्चन उसको समझ नहीं आते, तो वो मैंने अलग रखा है ताकि बार बार वो देख सकें। आखिर में जो मेथड आप इस तरीके से सीखेंगे ना, इधर जो मेथड आप सीखेंगे वो किसी और डेटा पर ले, लेकिन जब वो मेथड सीख लेंगे तो फिर अगर आप इस मेथड इस डेटा पर या इस वाले डेटा पर, यही जो डेटा है, अगर आप इस पर जो है लीस्ट स्क्वायर मेथड अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। दरमियान तो बहुत कुछ मैंने गायब कर दिया है, लेकिन उसके लिए ये मैं हेल्प आपके लिए छोड़ दी है। ये आप इसकी मदद से अगर आप मौजूदा जो क्वेश्चन है अगर आप इसको खुद सॉल्व करेंगे तो ये फाइनल आंसर आपके पास ये आएगा बाहर। अब इस इक्वेशन के बेस पे पहली बात तो ये नोट करें कि ये इक्वेशन उससे मुख्तलिफ है जो हमने पहले हासिल किया था। ये देखें, ये वाला इससे ज़रा ये मुख्तलिफ है, इससे ये मुख्तलिफ है। बहरहाल ये जो लीस्ट स्क्वायर इक्वेशन है इसका मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके बेस पे भी वो एरर वगैरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एरर स्क्वायर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे,
ये मेरे पास एक्चुअल एक्स है और ये एक्चुअल वाई है और ये एस्टिमेटेड वाई है। अब की दफ़ा जो एस्टिमेशन की है वो हमने इस इक्वेशन से की है, इस इक्वेशन से हमने एस्टिमेशन की है, ठीक है ना जी। बिलफर्ज एक्स की वैल्यू 9 या चले इस तरह कर दे, अब की एक्स की जगह हम 19 पुट करेंगे ये वाले, और देखेंगे हमारे पास ये आंसर आता है कि नहीं। 19 पुट करेंगे, तो इस इक्वेशन में एक्स की जगह हम 19 पुट करते हैं। देखिए 10.58364 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाई 0.563197 और एंटर। आप ये देखें 21 पॉइंट चले। अब आप नेक्स्ट पे जाएं और वो कैलकुलेटर फिर ले आए। 21 पॉइंट ये देखें 19 के साथ 21.2844 ये राउंड होके यही आ रहा है। तो इस तरीके से ये एस्टिमेट वैल्यू हमने मालूम कर ली। और अब जब हमने एक्चुअल से एस्टिमेट माइनस करके एरर कैलकुलेट कर उसको सम किया तो ये देखिए हमारे पास एरर बिल्कुल जीरो आ रहा है। और जब हमने एरर का स्क्वायर किया सम किया तो हमारे पास आ रहा है 54.9257 और ये उससे कम आ रहा है जो हमने पहले किया था। देखें, आप देखें उससे ये कम आ रहा है। यहाँ पर आ रहा था 61 और अब आ रहा है 54.9। तो ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। और अब आपके पास लीस्ट स्क्वायर के अलावा दूसरा कोई मेथड ऐसा नहीं कि आपको इससे कम जो है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर इसी डेटा के साथ दे सके। तो ये काफ़ी अच्छे लीस्ट स्क्वायर काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट शो कर देता है। अच्छा जी, अब आखिरी बात ये कंट्रीब्यूशन अप्रोच टू इनकम स्टेटमेंट। हमारे पास जो इनकम स्टेटमेंट बनाने का ट्रेडिशनल अप्रोच है वो अलग है, और एक और अप्रोच आपको बताएंगे जो कंट्रीब्यूशन अप्रोच है। The traditional approach to income statement discussed in chapter 2 shows the functional classification of cost. और functional classification कौन सी है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है ना। इट इज़ नॉट ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू कॉस्ट बिहेवियर। इसमें कॉस्ट बिहेवियर आप देख नहीं सकते, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में भी फिक्स भी होता है और वेरिएबल भी होता है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग में भी दोनों ही होते हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन अप्रोच however looks at the cost behavior. That is, it shows the relationship variable cost, fixed cost, regardless of function. तो यहाँ फंक्शन वाले स्टाइल में नहीं जाते हम, ठीक है ना जी। बाकी आप ये डिटेल देख लें, आइडिया यही है। और इसमें मैनेजमेंट में हमें अपने इंटरनल यूजेस में ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन के अप्रोच का तरीकाकार ज़्यादा है। तो चलें इसको नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि फिर अगर इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़े तो कैसे बनेगी। ये हमारे पास ट्रेडिशनल इनकम स्टेटमेंट है जिसमें सेल से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं और हमारे पास ग्रॉस मार्जिन आ जाता है। और ये ग्रॉस मार्जिन आपके पास होता है जो एब्जॉर्ब करेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसमें सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह सारी, और जब उनका एब्जॉर्ब करके आपके पास नेट इनकम आ जाएगी। कंट्रीब्यूशन मार्जिन अप्रोच में हम ये तरीका कार नहीं करते, हम सेल से माइनस करते हैं सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट। खुदा करे कि वो मैन्युफैक्चरिंग वाला हो यानी इधर वाला, या खुदा करे सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन वाला हो, वो सारे वेरिएबल कॉस्ट इधर से सब जो कुछ इकट्ठे करके इकट्ठे माइनस कर लेते। और जो हमारे पास आंसर आता है तो वो ग्रॉस मार्जिन नहीं आता, हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है। ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास आ जाता है। और ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे फिक्स एक्सपेंसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए होता है। अगर ये उन सबको एब्जॉर्ब कर ले, तमाम जो फिक्स कॉस्ट है उनको एब्जॉर्ब कर ले, तो कुछ जो बच जाए तो वो नेट इनकम हो जाती है, जो बच जाए तो वो नेट इनकम हो जाती है। बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इससे नेट इनकम दोनों सूरतों में एक आती है। लेकिन ये बात है कि हमारे इंटरनल मैनेजमेंट डिस्कशन के लिए ये चीज़ टाइम ज़्यादा अहम हो जाती है, और ये एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए बहुत अहम है। एक्सटर्नल में आप ये चीज़ रिपोर्ट नहीं कर सकते। अच्छा जी, आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।